हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के करंट अफेयर को रिवीजन करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस्ड होगा आने वाली यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये मेरा हैंड्स रिटन नोट है, मतलब कि नोट्स बनाया गया है मेरे द्वारा करंट अफेयर का, ठीक है, रिवीजन पर्पज़ के लिए। तो हम लोग उसी से आज वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में था या फिर जो कुछ भी न्यूज़ में था उस समय जो हमको इम्पोर्टेंट लगा, उसके बारे में हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो यदि पूरा देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले लोग बिम्स्टेक के बारे में पढ़ते हैं। तो बिम्स्टेक क्या है? तो बे ऑफ बंगाल के किनारे जितने भी नेशन हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये कब बना था? तो 1997 में बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया था। इसमें 7 मेंबर हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल के किनारे जितने नेशन वो तो हैं, उसके अलावा भूटान और नेपाल, दो ऐसे भी कंट्री जो बे ऑफ बंगाल जिनका बॉर्डर नहीं है फिर भी बिम्स्टेक के पार्ट हैं। तो इसमें टोटल मिला के 7 मेंबर हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, और भूटान और नेपाल कौन कौन है? तो ऐसे याद रख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ठीक है। बिम्स्टेक में 7 नेशन है। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में बना था। तो ये 7 नेशन इसमें याद रखिएगा। अभी जो करंट चेयरमैनशिप है श्रीलंका के पास है। अभी करंट इसका जो परमानेंट कहीं भी सेक्रेटरी नहीं है, परमानेंट कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है। और अभी करंट चेयरमैन कौन है? तो अभी श्रीलंका के पास इसका चेयरमैनशिप है। इसके पहले नेपाल के पास था, ठीक है। तो ये चेयरमैनशिप रोटेट होते रहता है अल्फ़ाबेटिकल बेसिस पे। जैसे अभी नेपाल के पास था तो एन के बाद एस आया है ना, तो श्रीलंका के पास गया है। अभी नेक्स्ट कब जाएगा? थाईलैंड के पास जाएगा, फिर बी से रिपीट होगा, बांग्लादेश के पास जाएगा, फिर भूटान जाएगा, फिर इंडिया के पास आएगा। इस तरीके से रोटेशन होते रहता है। तो 97 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन। 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक के बारे में। नेक्स्ट है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, NAA, उसके बारे में पढ़ना है। ये क्या है? तो GST एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। जैसे आप देखते होंगे कि अभी मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे GST रेट 12% है, कुछ दिन के बाद उसको हटा करके GST रेट 5% कर दिया जाता है। तो यदि कंपनी वाले क्या करते हैं कि उस पर 12% का GST ऐड करते हैं। मान लीजिए कि किसी पे सामान पे 5% कर दिया गया, लेकिन कंपनी वाला अभी भी 12% ही ऐड कर रहे हैं, तो उन पे ये वाला चार्ज लगाया जाएगा नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के तहत। तो एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि GST एक्ट के तहत बनाया गया है। GST एक्ट 2017 आया था, उसका सेक्शन 171 के तहत बनाया गया है। इसका काम क्या है? तो टू इंश्योर रिडक्शन ऑफ टैक्सेस का रिडक्शन हो, ये इंश्योर करना इसका काम है। ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, 2 साल के लिए बनाया गया था, 17 से 19, यानी 2017 से 2019 तक के लिए बनाया गया था। लेकिन इसका जो अभी कार्यकाल है 2 साल और बढ़ा दिया गया, जून 2019 में ही बढ़ा दिया गया था, तो 2021 तक के लिए अभी बॉडी हो गया। तो लेकिन फिर भी ये परमानेंट बॉडी नहीं है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। तो ये था नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बनाया गया था, है ना, एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बनाया गया था। इसका काम क्या है? तो टू फंक्शन एज रीजनल प्लानिंग बॉडी टू सिक्योर बैलेंस्ड एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट, ठीक है। एक रीजनल प्लानिंग बॉडी के रूप में वर्क करना है इसका, और कोऑर्डिनेशन रखना है, बैलेंस डेवलपमेंट करना है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में, 8 स्टेट में, है ना, जो 7 सिस्टर प्लस 1 यानी कि सिक्किम वाले। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? तो गवर्नर प्लस CM ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। गवर्नर और CM किसके? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है। प्रेसिडेंट जो है 3 यूनियन मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट जो है यूनियन मिनिस्टर, केंद्र में जो मंत्री होते हैं 3 ऐसे मंत्री को नॉमिनेट करता है। और वाइस चेयरमैन इसको होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के, ठीक है, इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। और चेयरमैन कौन होते हैं? तो गृह मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। ये जोनल काउंसिल से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जोनल काउंसिल अलग चीज़ है, ये जोनल काउंसिल नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जोनल काउंसिल नहीं है। हाँ, जोनल काउंसिल की तरह है, ऐसा बोल सकते हैं, उसके जैसा है, लेकिन जोनल काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बनाया गया था। शुरू में इसमें 7 ही स्टेट थे, 2002 में सिक्किम ऐड किया गया था, तो अभी इसमें 8 स्टेट है। चेयरमैन कौन होते हैं? तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। वाइस चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्रेसिडेंट 3 यूनियन मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है। गवर्नर और CM उस 8 स्टेट के इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के तहत इसको बनाया गया था। नेक्स्ट जोनल काउंसिल यहाँ पे आया, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि जोनल काउंसिल जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के तहत बनाया गया था, ठीक है। इंडिया को 5 जोन में बांटा गया है। कौन कौन? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन, इतने जोन में बांटा गया था इंडिया को, ठीक है, जोनल काउंसिल के में। तो ये था इसके बारे में।
नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। तो इसके तहत क्या था कि कंट्री में जो भी माइग्रेंट लेबर है या फिर कोई भी आदमी है जिसको राशन कार्ड बना हुआ है, वो दूसरे स्टेट में जब चला जाता है तो अभी उसको राशन नहीं मिलता है, तो उस दूसरे स्टेट में भी राशन को इंश्योर करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है कि पूरे कंट्री को एक सेंट्रल डाटाबेस तैयार होगा और जितने भी राशन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा। फिर हर जितने भी पीडीएस दुकान है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो शॉप हैं, उनको पीओएस मशीन दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो स्वाइप करने वाला मशीन होता है ना, उसको पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर कोई भी आदमी दूसरे स्टेट में भी राशन कार्ड मतलब कि राशन आधार कार्ड से राशन खरीद सकता है। ठीक है, अभी क्या सिस्टम है कि पर हेड 5 kg अनाज मिलता है, 3 kg चावल और 2 kg गेहूँ। ठीक है, तो मान लीजिए किसी फैमिली में 5 आदमी है या 6 आदमी है, किसी फैमिली में 6 आदमी है, तो उसको 30 kg अनाज मिलेगा। तो अभी कहाँ मिलता है, तो सिर्फ अपने स्टेट में मिलता है इस तरीके से। लेकिन अभी क्या होगा कि यदि पूरा फैमिली दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, ठीक है, पूरा फैमिली दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, तो भी उसको वहाँ भी अनाज मिल जाएगा। लेकिन एक वहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है कि वो आधा अनाज ही ले सकता है। दूसरे स्टेट में यदि कोई लेना चाहे तो वो अपना 1/2 ही ले सकता है, आधा उसको अपने स्टेट में ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि कोई यदि लेना चाहता है, उस आधार कार्ड से लिंक है उसका, पहले तो नियम है कि अपने स्टेट में लेना तो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी नहीं है। पहला कंडीशन है कि यदि अपने स्टेट में लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट में लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, और दूसरे स्टेट में आप आधा ही ले सकते हैं, आधा आपको अपने स्टेट में ही लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर घर के एक फैमिली ही वर्क करने जाते हैं, बाकी सारे फैमिली घर पे ही रहते हैं। मान लीजिए 6 फैमिली थे तो एक आदमी जो है कम करने गया, 5 आदमी अपने गाँव में ही रहा। तो यदि यही एक आदमी सारा राशन ले लेगा तो फिर ये लोग क्या खाएंगे, है ना। इसलिए ऐसा किया गया कि मैक्सिमम आप आधा ले सकते हैं और आधा आपको अपने होम टाउन में ही लेना पड़ेगा, होम स्टेट में ही लेना पड़ेगा। तो ये है वन नेशन वन का राशन कार्ड स्कीम के बारे में। 1 जून 2017, याद रखिएगा 1 जून 2017 स्टेट को ज्वाइन करने के लिए डेट दिया गया कि इसके पहले आपको ज्वाइन करना। अभी तक 17 स्टेट प्लस यूटी मिला करके ज्वाइन कर लिए हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेग कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ठीक है, और इसको चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। रामविलास पासवान जिसके मंत्री हैं, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, उसी के द्वारा इसको चालू किया गया। नेक्स्ट है हेग कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लीगली नॉट बाइंडिंग है, इसका जो डिसीजन है नॉट बाइंडिंग है, और इसका काम क्या है, तो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर। तो ये था हेग कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके तहत किया गया है आखिर, तो एक नॉन बाइंडिंग है, सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत लोग इसको बाइंडिंग समझ लेते हैं लेकिन नॉन बाइंडिंग है। इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर, इसका काम क्या है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ठीक है, उसके प्रोलिफरेशन को रोकना, मतलब कि ज़्यादा जमा करना, ज़्यादा अमाउंट में बैलिस्टिक मिसाइल के बनाने को रोकता है, और वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर ऐसा वीपन बनाने से रोकता है, बैन नहीं करता है, कंप्लीटली बैन नहीं करता है, लिमिट लगाता है कि आप इतने से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना, कि मतलब कि अंधाधुंध आप नहीं बना सकते बैलिस्टिक मिसाइल, एक लिमिट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हेग कोड ऑफ कंडक्ट में बैन नहीं किया गया, इट डजंट बैन बैलिस्टिक मिसाइल, इट ओनली लिमिट द प्रोडक्शन, टेस्टिंग एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके 143 सिग्नेटरी है फरवरी 2020 तक, और इंडिया इसको 2016 में ज्वाइन किया था। ठीक है, और एक इसका काम क्या है, तो प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कोई भी ऐसे वीपन बनाने से मना करता है जो मास डिस्ट्रक्शन हो, मतलब कि एक बार में ज़्यादा हानि करे। नेक्स्ट MTCR के बारे में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। MTCR का फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसका काम क्या है, तो लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसमें 35 कंट्री है, इसका भी लगभग वही काम है जो ऊपर हम लोग पढ़े, और एक ट्रीटी नहीं है, जैसे एक ट्रीटी है लेकिन एक ट्रीटी नहीं है, और इसका भी लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होता है। इंडिया इसका मेंबर बना था 2016 में, और ये UN से लिंक्ड नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, MTCR जो है UN से लिंक्ड नहीं है। तो ये था सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, और इसका काम क्या है, तो मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी सबके लिए, मतलब हर तरह के मिसाइल के लिए MTCR है। पेट्रोग्लिप्स क्या होता है, तो ये रॉक आर्ट होते हैं, पेट्रोग्लिप्स रॉक आर्ट होते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है, देखिए रॉक आर्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रॉक पेंटिंग, पत्थर है उस पर पेंटिंग कर दिया, एक रॉक आर्ट हो गया, एक हो गया पत्थर उसको खोद करके उस पर दूसरा पत्थर चिपका करके, है ना, उसी पत्थर को नक्काशी करके उस पर बनाया गया, तो उसको बोलते हैं, वो भी रॉक आर्ट हो गया। तो पेट्रोग्लिप्स उसी को बोलते हैं जो उस पर नक्काशी करके या फिर खोद करके बनाया जाता है। क्रिएटेड बाई रिमूविंग पार्ट ऑफ रॉक सरफेस, ठीक है, और बाई इंसाइजिंग, पिकिंग, कार्विंग और एब्रेडिंग। ठीक है, तो मोर देन 100 रॉक कार्विंग्स वर फाउंड अलोंग द कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र इन रत्नागिरी एंड राजपुर। तो इसीलिए जुलाई में न्यूज़ में था, रत्नागिरी और राजपुर एक जगह है कोंकण कोस्ट में महाराष्ट्र का, वहाँ पे कई तरह के रॉक कार्विंग्स मिले थे, 100 से ज़्यादा रॉक कार्विंग मिले थे, इसलिए उस समय न्यूज़ में था। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कोंकण कोस्ट के बारे में, जब क्योंकि कोंकण कोस्ट के बारे में अभी लोग पढ़े थे कि रत्नागिरी एंड राजपुर इन कोंकण कोस्ट है ना, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका वाले रीजन में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट का रीजन है ना। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है उसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और इसके नॉर्थ में दमन गंगा रिवर है और साउथ में गंगा वैली रिवर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्थ में दमन गंगा रिवर है, साउथ में गंगा वाली रिवर है, ईस्ट में वेस्टर्न घाट है और इधर अरेबियन सी है। ठीक है, ईस्ट में वेस्टर्न घाट है, इधर अरेबियन सी है, नॉर्थ में दमन गंगा, नीचे में गंगा वाली रिवर। ये था कोंकण कोस्ट के बारे में। कौन कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। तो अभी एक एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके तहत कुछ सुधार किया गया। जैसे पहले NHRC जो था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके अध्यक्ष सिर्फ CJI बन सकते थे, रिटायर्ड CJI बन सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया है अमेंडमेंट में कि कोई भी फॉर्मर जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फॉर्मर जज उसका मेंबर बन सकता है। पहले 2 मेंबर होते थे जज, मतलब कि चेयरमैन के अलावे, अब 3 मेंबर किया जाता है। 2 मेंबर पहले प्लस 1 वुमेन नेसेसरी, मतलब कि 2+1 बोल सकते हैं इसको। पहले 2 मेंबर थे, अब जो है 2+1 जो है वुमेन नेसेसरी कर दिया गया। ठीक है, पहले कौन कौन इसके मेंबर होते थे? तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑफ SC, नेशनल कमीशन ऑफ ST और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इसके अध्यक्ष होते थे, वो भी इसके मेंबर होते थे। लेकिन अब इनके अलावा 3 और जोड़ा गया है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड नेशनल कमीशन ऑफ PWD, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो अब पहले मतलब कि एक्स्ट्रा 4 मेंबर होते थे, अब 7 मेंबर थे। पहले 4 मेंबर कौन कौन थे? तो जो कमीशन यहाँ पे लिखा गया उसके अध्यक्ष होते थे, अब 7 कमीशन के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पहले जो रिटायरिंग उम्र था 70 साल था और 5 साल, जो भी पहले हो जाए। अब रिटायरिंग उम्र हो गया है 70 साल और 3 साल, यानी कि एज 70 साल और मैक्सिमम टेन्योर 3 साल का। ठीक है, पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं होता था, अब अपॉइंटमेंट होता है, मतलब अब दोबारा अपॉइंटमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये था जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है उसके बारे में। नेक्स्ट है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड जो है ईस्ट चाइना सी में है। ये जापान, चाइना और ताइवान 3 कंट्रीज के बीच में है, या फिर बोल सकते 3 कंट्री के बीच में इसके लिए लड़ाई है। ये तीनों अपना अपना बोलते हैं कि मेरा है। और ये जो है 1895 से जापान के पास है, ध्यान दीजिएगा 1895 के जापान के पास है, लेकिन 1945 से 72 तक USA के पास था। ठीक है, चाइना इस पे क्लेम कब से कर रहा है? तो जब से उसको पता चला कि यहाँ पे ऑयल रिजर्व मिलता है, तब से सेनकाकू आइलैंड पे चाइना क्लेम कर रहा है। उसके पहले वो नहीं करता था। ठीक है, तो चाइना किया तो ताइवान भी करने लगा। तो 1895 से ही जापान के पास था, 1945 से 1972 तक USA के पास रहा था। और यहाँ पे और भी क्या है, तो ऑयल रिजर्व के अलावा फिशिंग ग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा, जैसा जानते होंगे कि जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे एक अच्छा सा फिशिंग ग्राउंड बनता है ना। तो यहाँ पे जापान के पास एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट दोनों मिक्स करता है, इसलिए वहाँ पे एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो सेनकाकू आइलैंड इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट कुरिल आइलैंड था। कुरिल आइलैंड के लिए डिस्प्यूट किसके बीच में? तो जापान और रसिया के बीच में है। ठीक है, कुरिल आइलैंड सेपरेट करता है सी ऑफ ओखोटस्क और पैसिफिक ओशियन को। ठीक है, सी ऑफ ओखोटस्क और पैसिफिक ओशियन को ये सेपरेट करता है। जापान और रसिया के बीच में इसके लिए डिस्प्यूट है। दमन गंगा रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। दमन गंगा रिवर क्या है? तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अरेबियन सी में गिरता है। ठीक है, और इसको दमन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ कहाँ फ्लो करता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, तो इतने सारे स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में, ये दोनों यूनियन टेरिटरी है और ये दोनों स्टेट है, यहाँ से फ्लो करता है। नेक्स्ट भीमा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भीमा एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, एक कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक 3 स्टेट से फ्लो करता है। ईब रिवर है ना, आई थिंक बहुत लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे, या फिर जो भी करेंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे वो ज़रूर सुने होंगे। तो ईब रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये महानदी का ट्रिब्यूटरी है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 स्टेट से फ्लो करती है। ठीक है, तो ईब रिवर के बारे में था। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ रिपोर्ट के बारे में, देखते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स UN का रिपोर्ट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये IMF के द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये UNCTAD के द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, UNEP के द्वारा रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये IA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। और एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ADB के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये था कुछ रिपोर्ट के बारे में। एक यहाँ पे रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है जो IMF के द्वारा, सेमी मतलब कि साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, एक अप्रैल में, एक अक्टूबर में। ठीक है, IMF के द्वारा रिलीज किया जाता है।
एक यहाँ पे स्कीम के बारे में है, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना। ये क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम कहने का मतलब कि इसके तहत बहुत सारे स्कीम इसके अंदर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लाया गया है। इसमें 12 सब स्कीम है, और 12 जो सब स्कीम है उसमें कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम उसको बोलते हैं जिसका 100% पैसा सेंटर देता है, ठीक है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम उसको बोलते हैं जिसका कुछ पैसा स्टेट देता है और कुछ पैसा सेंटर देता है। अधिकांशतः केस में क्या होता है 60% सेंटर और 40% स्टेट देता है, ठीक है। लेकिन जिसको स्पेशल स्टेटस मिला रहता है, विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, उसको 90% सेंटर देता है और 10% स्टेट देता है, ठीक है। और भी केस टू केस वेरी करता है कितना सेंटर देगा और कितना स्टेट, लेकिन उसमें दोनों का पैसा लगता है। और सेंट्रल सेक्टर वाले में 100% पैसा जो है केंद्र देता है, ठीक है। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना के बारे में। अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, इसके 12 सब स्कीम है जिसमें कुछ सेंट्रल सेक्टर और कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो टू डेवलप द एग्रीकल्चर इन साइंटिफिक मैनर एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, ठीक है। एग्रीकल्चर को साइंटिफिक मैनर में डेवलप करना और फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना, इसका मेन मोटो है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट एक नेशनल पॉलिसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, ठीक है। नेशनल पॉलिसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में यहाँ पे है। तो किसके द्वारा लाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2012 को ये रिप्लेस करेगा। 2012 में एक पॉलिसी आया था, उसको ये रिप्लेस करेगा। और इसका मकसद क्या है, तो टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रमोट इंडस्ट्री लेड R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस और क्या काम है, तो प्रमोट इंडस्ट्री लेड R&D, इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन ऑल सब सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने सब सेक्टर हैं उसमें इनोवेशन करने के लिए कौन कौन है सब सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे 5G, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, VR, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, सारे सेक्टर में, ठीक है। इसका और क्या है, मतलब कि टारगेट है, तो $400 बिलियन का, एक मिनट, US$ में 400 बिलियन का टर्नओवर करना है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का 2025 तक। और 2025 तक ही 1 बिलियन हैंडसेट बनाना है, 1 बिलियन हैंडसेट बनाना है इंडिया में। नेशनल पॉलिसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 का टारगेट है। रिप्लेस करेगा 2012 को। लाया किसके गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। और इसका मेन टारगेट क्या है ये हम बता दिए यहाँ पे। नेक्स्ट है Chang'e 4, है ना, एक चांद पे भेजा गया मिशन था, चाइना के द्वारा भेजा गया था और फार साइड पे लैंड किया था। चाइना के मून के फार साइड पे लैंड किया था। फार साइड मतलब जो अर्थ से नहीं दिखाई देता। आप लोग जानते हो कि अर्थ से हमेशा एक ही साइड दिखाई देता है, ठीक है। तो जो नहीं दिखाई देता उसको हम लोग फार साइड बोलते हैं। और फार साइड और साउथ पोल पे, फार साइड के जैसे चांद है तो उसके उधर वाले साइड जो हम लोग को नहीं दिखाई देता है उसके साउथ पोल पे Chang'e 4 को लैंड करवाया गया था चाइना के द्वारा। ये लॉन्च किया गया था 7 दिसंबर 2018 में, 7 दिसंबर 2018 में। तो याद रखिएगा चंद्रयान का पहले का है, ठीक है। और इसमें एक लैंडर था, एक रोवर भी था। रोवर का नाम था YUTU-2, YUTU-2 ऐसे, ठीक है। रोवर का नाम था YUTU-2। तो ये था Chang'e 4 के बारे में। कहाँ उतरा था, कहाँ लैंड किया था, तो फार साइड साउथ पोल पे। और 7 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। 7 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक लैंडर था, एक रोवर भी था। रोवर का नाम था YUTU-2, YUTU-2, ठीक है। चंद्रयान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भी साउथ पोल पे ही लैंड कराना था। 2 क्रेटर के बीच में इसको लैंड कराना था। क्रेटर का नाम था सिम्पेलियस N एंड मैंजियस C, ठीक है। क्रेटर का नाम था सिम्पेलियस N और मैंजिनस C, ठीक है। तो 2 क्रेटर है, करने मतलब गड्ढा है, उसके बीच में इसको लैंड कराना था यहाँ पे। और इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। तो 22/7/2019 को इसको लॉन्च किया गया था। GSLV Mark 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है। तो ये था चंद्रयान 2 के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, कुछ स्टेट के द्वारा बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई लॉन्च किया गया है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हाँ,
तो जैसे महाराष्ट्र स्टेट था, वहाँ का स्टेट बटरफ्लाई जैसे होता है ना नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, उसी तरह से स्टेट का बटरफ्लाई है ना, उस राज्य का बटरफ्लाई, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय पशु होता है नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल या नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी, जैसे हम लोग का पीकॉक है ना नेशनल बर्ड, उसी तरीके से स्टेट का बटरफ्लाई आजकल लॉन्च किया जा रहा है, स्टेट बटरफ्लाई जिसको बोला जाता है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के द्वारा जो स्टेट बटरफ्लाई लॉन्च किया गया उसका नाम है ब्लू मॉर्मोन, ब्लू मॉर्मोन, MORMON, ठीक है। ये ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई जो है श्रीलंका और इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में वेस्टर्न घाट वाले इलाके में पाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम है कॉमन पीकॉक। कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई का नाम है, याद रखिएगा, कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई का नाम है, और हिमालयन वाले रीजन में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले रीजन में पाया जाता है। कर्नाटका के द्वारा लॉन्च बटरफ्लाई घोषित किया गया है, स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया, जिसका नाम है सदर्न बर्ड विंग, ठीक है, नाम है सदर्न बर्ड विंग। ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया में पाया जाने वाला, ठीक है। साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। नेक्स्ट है केरला के द्वारा, तो मालाबार बैंडेड पीकॉक, ये बटरफ्लाई का नाम है, या फिर इसको बुद्धा मयूरी भी बोला जाता है, ठीक है, इसको बुद्धा मयूरी भी बोला जाता है। ये वेस्टर्न घाट में सिर्फ पाया जाता है। तमिलनाडु के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, यही जुलाई में इसी को लॉन्च किया गया था, इसी के चलते सारे रिवाइज करना पड़ रहा है। इसका नाम है तामिल योमन, ठीक है, YEOMAN, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो ये था महाराष्ट्र, मतलब कि डिफरेंट बटरफ्लाई के बारे में, जिस कौन से स्टेट के द्वारा कौन सा बटरफ्लाई लॉन्च किया गया। हम लोग 5 स्टेट के बारे में यहाँ पे पढ़े। महाराष्ट्र का द्वारा ब्लू मॉर्मोन, उत्तराखंड का कॉमन पीकॉक, कर्नाटका का सदर्न बर्डविंग, केरला का मालाबार बैंडेड पीकॉक और तमिलनाडु का तामिल योमन, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नासा के कुछ मिशन के बारे में, जैसे ड्रैगन फ्लाई के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सैटर्न के मून टाइटन पे भेजा गया। ड्रैगन फ्लाई कहाँ भेजा गया? तो सैटर्न का एक मून है टाइटन, वहाँ पे भेजा गया है। न्यू होराइजन कहाँ भेजा गया है? तो प्लूटो और क्यूपर बेल्ट को क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, जो नेपच्यून के बाद जो जगह है उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। जूनो जो है जुपिटर पे भेजा गया है, और ओसाइरस रेक्स बेनू एस्ट्रॉयड पे भेजा गया है। तो एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारा पत्थर का एक लेयर है, उसको बोलते हैं। तो ओसाइरस एक्स जो है बेनू एस्ट्रॉयड पे भेजा गया है, जूनो जुपिटर पे भेजा गया, न्यू होराइजन क्यूपर बेल्ट और प्लूटो पे भेजा गया, ड्रैगन फ्लाई सैटर्न का मून टाइटन पे भेजा गया है। FATF के बारे में पढ़ लेते हैं। तो FATF इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सेटअप किया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा 1989 में, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ के द्वारा सेटअप किया गया था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसका काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, ठीक है। लेकिन 2001 के बाद इसमें एक और काम ऐड हो गया। याद रखिए, USA में जो अटैक हुआ था, ठीक है, USA पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद 2001 के बाद काउंटर टेररिज्म भी इसका काम में ऐड हो गया। तो अब ये 2 चीज़ को देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म, ठीक है। और 1989 में बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था। G7 कंट्रीज़ के मतलब रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 37 मेंबर इसके हैं, इसके 37 मेंबर है। इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है, इंडिया भी एक मेंबर है। और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। याद रखिए, पाकिस्तान मेंबर नहीं है, चाइना मेंबर है, ठीक है, चाइना मेंबर है। आप कभी कभी सुनते होंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, ब्लैक लिस्ट में डाला गया। जैसे अभी कुछ कंट्री ब्लैक लिस्ट में डाला गया, कुछ जैसे पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है ना। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होता क्या है? तो ग्रे लिस्ट में यदि किसी कंट्री को डाला जाता है तो उसको लोन मिलना है ना, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसको लोन मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बिज़नेस भी ठीक से नहीं कर पाता है। मतलब थोड़ा बिज़नेस करना उतना स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि दूसरे कंट्री क्या समझेंगे। जैसे कोई ग्रे लिस्ट में है तो उससे क्या पता है, कोई कंट्री जो मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ पे ज़्यादा होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होता है ना। यदि कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा लोन मिलता ही नहीं है, ठीक है। कोई कंट्री उसे बिज़नेस करना चाहता ही नहीं है, ठीक है। कोई करे हुए एक अलग बात है, लेकिन कोई कंट्री चाहता ही नहीं है लोन, तो उसको मिलता नहीं कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल बैंक से। तो इसलिए कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि ब्लैक लिस्ट में शामिल हो, है ना। तो अभी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, इसलिए बार बार कोशिश किया जाता है दूसरे कंट्री की तरह कि ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, ठीक है। तो FATF के बारे में था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में बनाया गया था G7 के कहने पर। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में। मनी लॉन्ड्रिंग को देखता था 2001 तक, लेकिन 2001 में 9/11 के अटैक के बाद, जो अमेरिका में हुआ था 9/11 का अटैक, उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी देखने लगा। 37 मेंबर है, इंडिया भी एक मेंबर है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना मेंबर है। नेक्स्ट है ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस। एक क्या है? ग्लोबल फिंडेक्स।
FINDEX डाटाबेस, ठीक है, ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस। ये 2011 से लॉन्च किया जा रहा है, 2011 से इसको निकाला जा रहा है। इस डाटाबेस को किसके द्वारा निकाला जाता है? तो वर्ल्ड बैंक प्लस बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन जो है, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, उसके द्वारा इसको निकाला जाता है। इसमें बताया क्या जाता है? तो इसमें बताया जाता है कि उस कंट्री के जो एडल्ट हैं पैसा कितना सेव करते हैं, कैसे बोरो करते हैं, कितना पेमेंट कमाते हैं, कितना वो रिस्क को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि वहाँ के जो एडल्ट कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कितना पैसा सेव करते हैं, कितना बोरो करते हैं, कितना पेमेंट कमाते हैं, किस तरह से रिस्क मैनेज करते हैं, ठीक है। ये 3 साल पे लॉन्च किया जाता है। इस इंडेक्स को निकाला जाता है 3 साल पे, 11 में निकाला गया, तो नेक्स्ट 14 में, 17 में, तो 20 में, है ना। तो 20 में निकाला जाएगा। तो कब कब आया है? 2011 में आया है, 14 में आया, 17 में, 3 साल पे निकाला जाता है। 11 में पहली बार किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या बताया जाता है? तो हाउ एडल्ट सेव, बोरो, मेक पेमेंट एंड मैनेज रिस्क। नेक्स्ट यहाँ पे है मार्पोल के बारे में, MARPOL, ठीक है। ये क्या है? तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कवरिंग प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ द मैराइन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैराइन इन्वायरमेंट यानी कि समुद्र को पोल्यूशन को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है। और मैराइन इन्वायरमेंट बाय शिप्स, ठीक है, जहाज़ों के द्वारा जो पोल्यूशन होता है, फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंशियल काउज, तो किसी भी रीजन से हो, या तो एक्सीडेंट से हो, है ना, जैसे 2 जहाज़ टकरा गए तो उसका जो पेट्रोलियम था या फिर फ्यूल उसमें जो था, या उसमें जो सामान था वो समुद्र में गिर जाएगा, तो समुद्र का पानी पोल्यूट होगा, मैराइन लाइफ को डिफ़िकल्टी होगा, मछली को प्रभावित करेगा वो। या फिर ऑपरेशनल का मतलब जहाज़ जब चलता है तो अपना फ्यूल कंज्यूम करता है, तो उसके कारण जिस तरह से गाड़ी में एग्जॉस्ट होता है तो जहाज़ में भी एग्जॉस्ट होता है, तो उस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल दोनों काउज को देखता है। 1973 में बनाया गया था, ठीक है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे इसको बनाया गया था, लेकिन ये फोर्स में आया 1983 में। 1973 में बनाया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर, लेकिन 1983 में फोर्स में आया और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। नेक्स्ट है UNCLOS जिसको बोलते हैं, UNCLOS, ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ठीक है। ये भी उसी के जैसा है, ये 1982 में आया था। और इसका काम क्या है? तो बाउंड्री डिमार्केट करता है कि कौन से कंट्री का कहाँ तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कौन सा इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है। तो डिमार्केट मैराइन स्पेस टू ईच कंट्री एंड प्रोटेक्ट द मैराइन एनवायरनमेंट, तो ये UNCLOS के बारे में था। नेक्स्ट आर्टिफिशियल ग्रेविटी, नाम से ही पता चल रहा है ग्रेविटी को आर्टिफिशियली क्रिएट करना। तो ये क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? तो जैसे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं आकाश में, है ना, स्पेस में जो जाते हैं, तो उनको कई तरह की डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रेविटी का सामना करना, मतलब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है। उस कारण से क्या होता है? तो मसल में प्रॉब्लम होता है, बोन्स फ्रैक्चर कर जाते हैं, है ना। तो कई तरह के उनको पेन होता है जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको। तो इसको रोकने के लिए अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, अभी ये आया नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेसक्राफ्ट में इसका यूज़ किया जाएगा, एस्ट्रोनॉट को हेल्प करेगा, ठीक है। उनको मस्क्यूलर पेन और बोन फ्रैक्चर ये सब का सामना अब नहीं करना पड़ेगा यदि ये सक्सेस हो जाता है तो। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट अटल बीमित व्यक्ति विकास कल्याण योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। ये क्या है? तो बीमित व्यक्ति यानी कि जो पहले से इंश्योरेंस है उसका कल्याण योजना। जैसे होता क्या है, जैसे आप ESIC के बारे में पढ़े होंगे। ESIC में क्या होता है? जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं या फिर जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी काम करते हैं, उनका इसमें इंश्योरेंस या फिर ट्रीटमेंट का फैसिलिटी होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर प्राइवेट जॉब वाले ही रहते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब वाले का अपना एक, जैसे रेलवे का अपना हॉस्पिटल होता है, डिफेंस वाले का अपना हॉस्पिटल होता है। तो ESIC का उस मतलब जो प्राइवेट जॉब वाले वो अपना कुछ पैसा जो है इसमें उनके अकाउंट से कटता है या फिर उनके सैलरी से कटता है, उसके बदले में उनको मिलता है, ESIC में फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। तो यदि कोई प्राइवेट जॉब में है उसको ESIC में फैसिलिटी मिलता है, तभी तो उसके पास फैसिलिटी है मेडिकल का। लेकिन यदि उसका जॉब छूट जाता है और दूसरा जॉब मिलने में उसको 6 महीना लग जाता है, ठीक है। तो इस 6 महीने के ड्यूरेशन में क्या होगा? उसको तो ESIC की फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लूप होल यहाँ पे था, इसी को भरने के लिए, है ना, ये स्कीम लाया गया, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो ESIC के द्वारा लाया गया है, 26 नवंबर 2018 को लाया गया था। ESIC मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। इसमें क्या होता है? तो कैश कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है अप टू अ पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी कि 3 महीने तक कैश कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे बोले ना कि एक जॉब था छूट गया, फिर 6 महीने के बाद मिला, तो इस 6 महीने में 3 महीने तक कैश कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उस समय अनएम्प्लॉयड है आदमी। एलिजिबिलिटी क्या है? तो रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिलीफ इज क्लेम, जिस पीरियड के लिए रिलीफ चाहिए उस आदमी को, तो उस पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए।
कम से कम 2 वर्ष से EPF में मतलब कि ESIC का उसका फैसिलिटी मिलते रहना चाहिए, है ना। जिस दिन से वो अनएम्प्लॉयड हुआ उसके पहले से 2 साल से वो ESIC का बेनिफिट लेते रहना चाहिए। और यदि अनएम्प्लॉयड का होने का रीज़न क्या है तो पनिशमेंट या मिसकंडक्ट या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ठीक है। मतलब क्या यदि आपको पनिशमेंट के रूप में अनएम्प्लॉयड किया गया, जैसे आप कंट्री से निकाल दिए गए हैं मिसकंडक्ट के आधार पे, ठीक है, तो उस केस में आप नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। ये था अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में। याद रखिए ESIC के द्वारा लाया गया है, 26 नवंबर 2018 को लाया गया था। ESIC मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो कम्युनली मेंटेन डाटाबेस ऑन विच एवरी ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल होल्डिंग्स ऑफ एवरी यूजर वुड बी ट्रैक्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंप्यूटर्स ऑफ ऑल द पीपल यूजिंग बिटकॉइंस। तो इसमें कहा गया है ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, तो इसमें डिफरेंट ब्लॉक होते हैं। जैसे हमारे पास जो पैसा होता है वो RBI के द्वारा होता है ना, एक कंट्री के द्वारा उसको इशू किया जाता है, उसका एक गारंटी लेने वाला होता है। लेकिन बिटकॉइन एक्चुअली होता क्या है, इसको माइन किया जाता है, बिटकॉइन को माइन किया जाता है। तो माइन कैसे करता है, जैसे हम लोग वर्क करते हैं किसी के यहाँ, है ना, किसी को पढ़ाते हैं तो पैसा मिलता है, किसी यहाँ काम करते हैं तो पैसा मिलता है, उसी तरह डिफरेंट लॉगरिदम होते हैं, यानी डिफरेंट कई डिफ़िकल्ट मैथ होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। मैथ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे लॉग का कोई प्रॉब्लम होता है मान लीजिए कि, तो उसको सॉल्व किया जाता है। तो उसको सॉल्व करने के प्रोसेस को हम लोग सॉल्विंग ना बोल के माइनिंग बोलते हैं। उस सॉल्व करने के प्रोसेस को माइनिंग बोला जाता है और बिटकॉइन को माइन किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी लग रहा होगा कि तो बहुत आसान है ना, हम भी सॉल्व करेंगे मैथ और हमको भी बिटकॉइन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कई जटिल मतलब कि कई कंप्यूटर को यूज करना पड़ता है, 1-2 कंप्यूटर नहीं, 3-4 कंप्यूटर मिला करके उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी हाई लेवल का मैथ होता है। तो इस तरीके से बिटकॉइन को माइन किया जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत वर्क करता है। इसमें होता क्या है कि जो भी जिसके पास भी बिटकॉइन है सब एक दूसरे के बारे में जान सकता है कि किसके पास कितना बिटकॉइन है, ठीक है। इसका एक सेंट्रल डाटाबेस नहीं होता है, मतलब कोई भी एक सेंट्रल डाटाबेस नहीं होता है, लेकिन इसका जो एक कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, एक ट्रैक इसको कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी बिटकॉइन के यूज़र हैं ब्लॉकचेन सिस्टम में, जैसे हम लोग का एक यूज़र ID और पासवर्ड होता है ना, या फिर जैसे अकाउंट नंबर होता है, हम लोग जैसे SBI में अकाउंट किसी का होता है तो एक अकाउंट नंबर होता है, उसका एक नेट बैंकिंग होता है, उसका अपना पासवर्ड होता है नेट बैंकिंग का। उसी तरीके से ईच यूज़र ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन सिस्टम कुड हैव 1 और मोर पब्लिक बिटकॉइन एड्रेस। तो एक या एक से ज़्यादा एड्रेस हो सकता है, जैसे एक या एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवा सकता है कोई, ठीक है, जैसे बैंक में होता है। और प्राइवेट की होता है उसका मतलब कि एक पासवर्ड होता है। नेक्स्ट है इसके बारे में वो हम पढ़ चुके हैं, बटरफ्लाई वाला। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में उस समय न्यूज़ में था। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 1901 में मात्र 77 था, और आप 2001 में देखेंगे, 100 साल में देखें तो 325 हो गया, ठीक है, 325 हो गया। 10 साल बाद यानी 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 382 हो गया, ठीक है। तो इंडिया का भी पॉपुलेशन डेंसिटी 11 की जनसंख्या अनुसार 382 है। बिहार का सबसे ज़्यादा 1102, अरुणाचल का 17 और दिल्ली का है 11,297। यदि यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम अंडमान निकोबार का है 46, ठीक है। स्टेट में सबसे ज़्यादा बिहार का 1102 है, अरुणाचल का 17 है, ठीक है। तो और इंडिया का टोटल कितना है 382 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो ये था जुलाई का एक वीडियो और आएगा इतने मतलब लगभग इतना ही क्वेश्चन का, ठीक है, इतना ही टॉपिक का। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।